सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। उस्मान बुज़दार का जाना ठहर गया, राजदार वादा माफ गवाह बनने को तैयार। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लांटेड सवाल। एक और राज हो गया फाश। सिंध में माफिया का राज, कराची को बचाने पर वफाक का सोच विचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं आप पता चला। आपने स्टेज ड्रामा, थिएटर ये सब कुछ सुना होगा, लेकिन आज आपको स्टेज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। किस तरह से नून लीग में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, मरीम नवाज साहिबा किस तरह से प्लांटेड सवाल करवाती हैं। अभी हम आपको पूरी एक वीडियो दिखाएंगे चंद मिनट की, और आप गौर से उसमें सुनिए क्या बात हो रही है। पहले मरीम साहिबा कहती हैं मरीम औरंगजेब साहिबा को कि जी ये सवाल करवाओ। फिर वो मोबाइल लेती हैं कहीं से, फिर वो उस पर मैसेज भेजती हैं उस सहाफ़ी को जिससे वो सवाल करवाना है। फिर उस सहाफ़ी को इशारा करती हैं कि मैसेज देखो मोबाइल में, मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वो सवाल होता है और मरीम साहिबा फिर उसका जवाब देती हैं, और बीच में भी कहती हैं कि अभी तक पूछ नहीं रहा। तो पहले आप देखिए, फिर मैं इसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि अरशद मलिक साहब जज थे, तो प्लांटेड जज भी होते हैं। फिर उनके लिए किस तरह से पूरा वीडियो का इंतज़ाम किया जाता है, दिखाया जाता है। तो अब ये जो ताज़ा तरीन मामला है, स्टेज्ड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़रा देखिए। लेकिन बयानिए से नहीं हटे, बड़ी मेहरबानी। मुझे इस्लामाबाद जाने से बोलो, मैं अभी इस्लामाबाद जा ही नहीं रही। ऐसे नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं। मैंने बात कर दी उन पे। ना हमें कोई मैसेज भेजते हैं, ना हम किसी से बात करते हैं। नहीं, बस एक सेकंड भाई। मौलाना फजल रहमान साहब की वो मौलाना साहब और मियाँ साहब आपस में खुद बात कर लेंगे। शुक्रिया जी। अच्छा, क्या बात है। इतनी मासूम नैब, इतनी आइन और कानून पे चलने वाली नैब, अगर उनकी अदालतों में जो दुर्गत बनी वो उसी को देख लें तो उनको आज कोई प्रेस रिलीज करने की जरूरत पेश नहीं आई। शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरा आखिरी सवाल है। मैंने सब सवाल लिए, आपके सारे गिले मैंने दूर कर दिया। आपका सवाल ये है कि मियाँ साहब खामोश क्यों हैं। शुक्रिया, मियाँ साहब खामोश नहीं हैं, लेकिन मियाँ साहब ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। देखा आपने कि ये मेरा आखिरी सवाल। अब ये देखिए, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ होता क्या है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि अंपायर को साथ मिलाकर खेलना, ये नून लीग की तरफ से होता है, ये उनके साथ शामिल है, और ये माजी का एक हिस्सा है। किस तरह से साफ़ियों को प्लॉट दिए जाते हैं, किस तरह उनको अपने साथ मिलाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, और फिर देखिए कि कितनी आप देखिए एक पूरी प्लानिंग से उसको सवाल फीड किया जाता है। अब देखें, पहले वो सवाल कर रही हैं, फिर वो कहती हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी हैं कि ये सवाल करवाओ, उनको बाकायदा कान में वो कहेंगी। फिर ये मरीम औरंगज़ेब साहिबा फ़ोन लेती हैं, फ़ोन पकड़ती हैं, और उसके बाद फ़ोन लेकर देखिए वो मैसेज कर रही हैं। मैसेज जब करती हैं तो वो साहब जो हैं वो चूँकि बिज़ी होंगे, सामने बैठे हैं, उनको नहीं पता चला, उन्होंने शायद मोबाइल देखा। फिर वो उनको इशारा करती हैं
कि देखो देखो मैंने तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज किया है, वो पढ़ो। फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा दोबारा कहती है कि अभी तक सवाल नहीं पूछ रहा, अभी तक सवाल नहीं पूछ रहा। तो वो फिर मरियम और साहब और ज़्यादा घबरा जाती हैं। फिर आप देखिए वो दोबारा करती हैं उनको फ़ोन पर इशारा कि देखो देखो मैंने तुम्हें सवाल, और फिर वो जब सवाल ये देखें ये कह रही है अभी तक सवाल। तो बहरहाल उसके बाद कहती है कि जी ये हमने तो कभी कुछ ऐसा काम किया नहीं, और साथ ही जब वो ये कह रही हैं तो उसी वक्त वो मोबाइल वाला मामला भी साथ चल रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और मेरे साथ चूँकि सीनियर साफ़ी मौजूद हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब, ये खासा है, ये बड़ी एक ट्रेनिंग चाहिए। ये तो हम रोज़ प्रोग्राम करते हैं, यकीन करें मेरी भी इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुझे अगर कहा जाए ना, ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। उसामा साहब आपकी कोऑर्डिनेशन, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा को ये मैं क्रेडिट दूंगा कि जब से माशाल्लाह वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनी थी, और जो इंसाफ अदालत के अंदर जो पेशी होती थी मियाँ साहब की और मरियम साहबा की, तो वो सारे जो व्हाट्सएप हैं वो अंदर से इवन के टिकर तक अदालत की क्या टिकर देना है क्या टिकर नहीं देना वो साफ़ियों को व्हाट्सएप करती थी। फिर उसके बाद वो वीडियो उस तरीके से उनको आगे हाईलाइट करते थे, और उसके बाद वो वीडियो कहती थी कि आप क्लिप बना के भेजो। फिर वो मरियम साहिबा को भेजती थी, फिर मरियम साहिबा से उनका शुक्रिया अदा करवाती थी। तो अब ये जो आप बार बार पता क्या हो रहा था, जब उस साफ़ी से सवाल पूछने के लिए मरियम साहिबा कह रही हैं, उन्होंने टेक्स्ट किया, अब वो नीला टिक ब्लू जो है ना वो नहीं आ रहा था, ब्लू टिक नहीं आ रहा था। वो इसलिए चाह रही थी कि जब तक वो सवाल देख ना ले, पहले हालांकि था ये सारे पहले से तयशुदा चीजें थी, ये सवाल पूरा नहीं उन्होंने लिखा, उन्होंने रिमेंबर कराया कि वो जो सवाल आपको कहा था वो अब करें। ये बात समझे। आप एक और चीज भी नोट करें, तो जब तक वो नीला टिक वो साफी बैठा हुआ, तो दोस्त ही हमारे वो बिल्कुल ही जारी बात है, किसी चैनल से उनका तल्लक है जो भी है, बहरहाल एक दो साफियों के नाम भी लिए कि जी आप सवाल करें, माइक पकड़ के। अगर आप गौर से जाएं तो वो हम एक्सपोज नहीं करना चाहते। बार उन्होंने सवाल किए, नंबर एक कि आप सवाल करें नाम लेके साफियों का, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा। अच्छा, और आखिरी सवाल नहीं, और जो नीला टिक हो गया उसके बाद नाम लिया एक दो इस तरह के इवेंट के बाद मरियम औरंगजेब साहबा ने, उसके बाद उस साफी ने बेचारे ने, वो कहता है मरता क्या ना करता, तो सवाल उसने कहा कि जारी बात है आप खबरें भी लेनी होती देनी होती हैं, तो वो उसको मजबूरन वो सवाल करना पड़ा। उसका नाम जब ले देंगे आप तो सवाल तो करना पड़ेगा। नीला टिक भी हो गया, पहले से आपने उसको समझाया भी था कि ये आप सवाल आपको ऑनर देंगे, आपका नाम लेंगे, तो प्लीज़ आप सवाल करें। वो सवाल उसने किया। मामला ये है कि ये होती है एक स्टेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके से एक लीडर जो होता है ना, वो इस सरगोशियाँ नहीं सुनता, वो इस तरह की दो नंबरियां नहीं करता, वो सवाल सवाता नहीं है। उसको इस तरह की चीजें नहीं होती कि जब वो फोन पर ऐसे इशारा कर रही हैं तो साथ कुछ कह रही हैं, हम ना करते हैं ना करवाते हैं, कुछ इस तरह का। हाँ, उसने कहा मैसेज हमें क्या उसने कहा था कि हमें मैसेज कोई नहीं करता। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, क्योंकि आप ही मैसेज करती हैं, मैसेज आप ही करते हैं, दोबारा आता हूं मैं। सर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये जो शरीफ खानदान है, ये इनका बहुत बड़ा एक वतीरा रहा है कि मर्जी के सवालात कराने, मर्जी के जो जर्नलिस्ट हैं उनको पिच कर देना। मैं तो सारी उम्र मैं भी जाता हूं नहीं बैठने देते, एक दो दफा गए बस। यही होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप लोग जाते थे नहीं बैठते, सर मैं आपको बहुत मजेदार वाकया बताता हूं। एक दो दफा के बाद मैं आपको बहुत मजेदार वाकया बताता हूं। सर एक मिनट, मैं आपको बताता हूं कि शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ को मिले रात को। अच्छा, अगले दिन उन्होंने एक रोड का इफ्तिताह करना था, और सारा मीडिया ये जानना चाह रहा था कि रात को आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई। जब रोड का इफ्तिताह करना था तो रोड के दोनों साइड पे छोटे छोटे बैरिकेड लगा के, तो उससे पहले जो DGPR थे उन्होंने ये कह दिया कि जनाब चंद एक जर्नलिस्टों का आप इस साइड पे आ जाएं, चंद एक का आप रोड के इस साइड पे आ जाएं। अच्छा, अब जब शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने वो इफ्तिताह किया, तो जो वो जर्नलिस्ट जिनको सवाल फीड किए गए थे उन्होंने ये पूछने हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी तरफ कहा कि ये हमारे जर्नलिस्ट से आप इनसे बात करें। हम उनकी पिछली साइड पे आ गए। अब मैं चीख कर कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कल आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, क्या हुआ? उधर से क्या सवाल है, सर ये रोड कितने की बनी है, सर लाहौर की रोड टूट रही हैं, सर ये आपने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। और शहबाज शरीफ ने 3 मिनट उन सवालों के जवाब दिए, हमारी तरफ देखा ही नहीं, वो उधर से निकल गए। तो ये तो, और नवाज शरीफ साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे उसमें भी जर्नलिस्टों को सवाल फीड किए जाते थे कि ये सवाल आपने करने हैं। और जो नवाज शरीफ साहब का हुआ जिसमें डॉन लीक्स और सारा बना, वो भी ऐसे ही था। अलवाइडा जो है उसको मुल्तान बुलाया गया, रिपोर्टर नहीं है, उसको डॉन में उससे स्टोरी छुपवाई गई
तो ये तो सर ये शरीफ खानदान का वतीरा है कि जो मनपसंद सहाफ़ी हैं उनको फीडेड सवाल दिए जाते हैं, दूसरे बंदे को तो माइक ही नहीं दिया जाता, वो बेचारा चीखता रह जाता है। माइक डाइस की तो बड़ी दूर की बात है, उसको इनवाइट ही नहीं किया जाता। मुझे आप बताएं, पीआईडी की बात हो, पीएम की बात हो, सीएम की बात हो, हमारे से जूनियर सीनियर तो चलो जो भी है 20-25 साल से आप भी कर रहे हैं, हम भी धक्के खा रहे हैं इस फील्ड में। मुझे ये बताएं डोगर साहब, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, इस्लामाबाद की बात हो, लाहौर की बात हो, पीएम की बात हो, सीएम की सारी बीट्स है, सारी हमने की हैं, पॉलिटिकल भी दूसरी भी। उसामा साहब ये लोगों को पीआईडी और डीजीपीआर एक लिस्ट बनाता है। अच्छा, वो लिस्ट ज्यादातर उन लोगों की होती है, मैं साफियों क्या कहूँ, जो इनके कॉन्फिडेंस वो होते हैं जिनको लिफाफे पीआईडी से जाते हैं या डीजीपीआर से लिफाफे जाते हैं, जो पर्सन प्रिविलेज जाते हैं, तो सारी बात वो कानून के होते हैं। जब वो कानून के होंगे तो ये वही इनके सवाल फीडेड ले करेंगे ना, और वही उनको जवाब सवाल करेंगे। हमें या डोगर साहब को कहेंगे कि ये सवाल हमें करें, तो हम तो नहीं करेंगे ना, तो हमें क्यों बुलाएंगे वो? यानी अगर हासिल ये होता है, हासिल ये होता है जैसे डोगर साहब है, इस तरह मैंने भी सीएम शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल किया, उन्होंने बुलाया, चूंकि मैं इदारे का चीफ रिपोर्टर था, तो मैंने रिपोर्टर की बजाय मैं कहा मैं जाऊंगा। अच्छा, उनको मजबूरन वो तो एकदम वो सारे परेशान हो गए कि ये बंदा किधर से आ गया। उन्होंने कहा जी आपके वो रिपोर्टर, मैं कहा मैं चीफ रिपोर्टर हूँ, इदारे को रिप्रेजेंट करना है ना, मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद तो उनको ना हाथ पांव फूल गए। शहबाज शरीफ साहब ने डोगर साहब की तरह मैं बैठे टेबल पे सामने बैठे हैं, वो माशाल्लाह सही सुनते हैं, कूते समात उनकी ठीक है। मैंने 8 दफा सवाल किया, उन्होंने सुनी अनसुनी करके साथ दूसरे को कभी सवाल कह दे, कभी उसको कह दे। मामला ये है कि वो सुनते ही वो सवाल है। कई जर्नलिस्ट अदारों में अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, इसलिए कि आपने सवाल क्यों कर दिया? नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से वो सवाल कर दिया। ऐसे एक साहब हमारे साथ नहीं है, इमरान खान हमारे साथ हैं। इमरान खान से पूछे, इमरान खान ने एक नापसंदीदा सवाल किया और उसकी कीमत उसे क्या इसके साथ मेरे साथ कुलीग था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, एक सीनियर रिपोर्टर आजकल अमेरिका में होता है। उसका कसूर यह था कि वो नवाज शरीफ साहब को एक ऐसा सवाल कर बैठा कि पहली दफा जर्नलिज्म की हिस्ट्री में देखा उसको ओएसडी बनना पड़ा। ओएसडी साफी, यानी उनका आप दफ्तर आओगे, आपको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आप दोबारा ना तो खबर कोई आपकी लग सकती है, ना आप उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकते। और साथ पता क्या कहा, अब मैं क्या कहूं, उस रिपोर्टर की इतनी नाक की लकीरें निकली कि जब तक उनका हाउस ऑफ शरीफ से एनओसी नहीं आएगा, आपको ओएसडी शिप से इमरान से भी सुन लेते हैं ना। ये अल्लाह ताला ने इमरान पर खास फजलो करम किया कि वो उनके अताब से, मतलब उन्होंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इनको हिफाजत में रखा। इमरान, ये प्लांटेड सवाल का क्या सीन है? ये आज हमने पूरी वीडियो दिखा दी, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कि किस तरह सवाल करवाया जाता है। मरियम उज़ैब का वो कह रही हैं, फिर वो साफ़ी को पैगाम भेजना, ये सब क्या है? और फिर आज के जी कल ये हो गया, फिर तो ये सब स्टेज था। फिर कल भी ये पत्थर वगैरह ले जाना, वो भी स्टेज था, वो भी सब ड्रामा था। वो बेचारे 58 जो पकड़े गए हैं जेलों में, वो भी। और ये जो राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं लेजर गन से हमला हुआ है मरियम नवाज साहिबा पर, उनकी तो उन पर कातिलाना हमला किया गया है गवर्नमेंट। पहले हुसैन नवाज ने कहा मेरे बाप को जहर दे दिया, ये तमाशा क्या करते? हाँ जी, वो स्पेस से आए कोई एलियन, उनके पास लेजर गन थी, जदीद तरीन, उन्होंने मारा है। अच्छा, मामला ये है कि जब मैं 2008 में नया जर्नलिस्ट बना, तो मैं नया था उस वक्त, और नवाज शरीफ वगैरह पॉलिटिकल तो मैंने काम किया ही नहीं हुआ था। तो नवाज शरीफ वगैरह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो मैंने मियाँ साहब से सवाल कर लिया। आपको पता है क्या हुआ था उसके बाद? मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था इमरान खान, जिसमें आपने एक्सप्रेस पे इकट्ठे वाकया था भाई, वो दूसरा वाकया था। अच्छा। शुरू में ये हुआ कि मुझे सीनियर जर्नलिस्टों ने बाहर आके बहुत ज्यादा डांटा, और उन्होंने कहा कि तुमने आते ही अपना करियर के शुरू में ही मियाँ साहब से सवाल कर लिया। यानी मियाँ साहब से सवाल कर लेना उसके लिए जरूरी था कि 10 साल कम से कम आपका एक्सपीरियंस हो, आपके मियाँ साहब से अच्छे ताल्लुकात हो, आपको इजाजत देते हो, आपसे वो मुलाकातें करते हो, तब आप सवाल कर सकते हैं। मुझे बहुत डिस्करेज किया सहाफियों ने। रुमान एहसान साहब एक जर्नलिस्ट होते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, बड़े अजीम आदमी थे। उन्होंने मुझे कहा कि ये सब बकवास करते हैं, तुम बेटा हर दफा सवाल करो। और फिर मैंने सवाल करना शुरू किया, तो इस तरह इनको मेरे से तकलीफ हुई। मैं टोटल 6 मरतबा जो है वो मुअत्तल हुआ हूँ। मुअत्तल मीन्स ये कि मुझे इनकी या तो बीट चेंज कर दी जाती थी, या मुझे दफ्तर में थोड़े दिन के लिए बिठा दिया जाता था, तो फिर मुझे छोड़ते थे, दोबारा वापस जाता था, फिर मैं वही काम करता था। तो फाइनली ये हुआ 2011 में, 10 और 11 में, कि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि जनाब इसकी जगह पे आप बंदा चेंज करें,
ये बंदा आपका सुधर नहीं सकता, ये हमेशा उल्टी बातें पूछता है। तो फिर इन्होंने मेरी जगह बंदा चेंज कर दिया था और फिर वो दूसरा एक लड़का था उसको मेरी जगह पे रिपोर्टिंग पे लगा दिया था। तो ये इससे हासिल क्या करना चाहते हैं इस तरह से प्लांटेड सवाल करवा के? यानी किसी इदारे के खिलाफ बात करनी तो कहेंगे जी वो उनसे तो सवाल पूछा गया था, हमने तो उसका जवाब दिया था। इस तरह के सवाल करवाने होते हैं। उसामा भाई आपने कभी क्रिकेट खेली है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी नहीं बस। तो आप मुझे बताएं कि आपको अगर हल्की गेंदें खेलने का शौक है और कोई हल्की गेंदें आपकी तरफ फेंकता जाए तो आपको पता है कि आप सारा दिन आउट नहीं होंगे और आप बड़े लंबे लंबे छक्के मारेंगे तो आपका शौक पूरा होगा क्रिकेट खेलने का। हाँ, ये आपको तब शौक होगा जब आप अच्छे क्रिकेटर नहीं है। लेकिन अगर आप बाबर आजम है तो फिर आप कहेंगे आ जाओ जितना मर्जी तेज बॉलर, जैसी मर्जी बॉल फेंको, मैं चैलेंज कबूल करूंगा। लेकिन अगर आप कोई नूरा कुश्ती टाइप का आपका वो करियर है तो फिर वो मियां नवाज साहब की क्रिकेट याद आ गई है। तो ये भी है, आपको पता है, एक मिनट इमरान, आपको पता है ना मियां नवाज शरीफ साहब जब क्रिकेट वो सिर्फ बैटिंग करते थे, ना वो बॉलिंग करते थे ना वो फील्डिंग करते थे, और अपना एम्पायर खड़ा करके और पोले पोले गेंद, और कई दफा आउट हो भी जाते रहे तो वो कहता नहीं नो बॉल है। और वो पता नहीं कोई मुलाजिम भी एलडी में था कुछ। बैटिंग की है। अच्छा, इमरान खान साहब के पास कुछ खबरें भी हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको खबर देता हूँ जी। लेकिन अभी बात सुन ले मेरी, अभी भी मियां साहब ने बैटिंग अपनी पूरी कर ली है और जब फील्डिंग करने की बारी आई है तो बाहर जाके बैठ गए हैं। तो फील्डिंग वो नहीं कर रहे, ना अपनी बेटी को करने दे रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं मेरी जगह कोई और खिलाड़ी जो है फील्डिंग करे। शिबाज शरीफ कह रहा है ना, दो बंदे डीजी खान से निकले हैं। अच्छा। और एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आजकल नैब में भी पेश हो रही है और उनके बड़े सीरियस मसाइल हैं, उन्होंने उन दो बंदों को डीजी खान से प्राइवेट गाड़ी में लाहौर के लिए बुलवाया। वो गाड़ी इस वक्त अभी से आधा घंटा पहले ना, वो तकरीबन कोई 25 मिनट पहले वो गाड़ी रेनाला खुर्द क्रॉस कर रही थी। अब वो कहीं होगी भाई पेरू बत्तोकी के आसपास कहीं पे इस एरिया में इस वक्त वो ट्रेवल कर रही है गाड़ी और लाहौर आ रही है। इसमें दो लोग हैं, मैं आपको दोनों के नाम बता देता हूँ। एक जो है वो मोजा तोनसा का पटवारी है, उसका नाम है इकबाल, और दूसरा जो है मोजा टुब, उसका पटवारी है, उसका नाम है असगर। ये दो लोग आ रहे हैं और वहां पे एक आदमी है मुबैना तौर पे जहांजेब जाफर, जो उस बड़े आदमी का रिश्तेदार है जो पंजाब के अंदर एक बहुत बड़े ओहदे पे विराजमान है और आजकल इंक्वायरियां भी भुगत रहा है। ये जो जहांजेब जाफर है ये उस बड़े आदमी की बीवी का मामू है और इन्होंने एक संगड़ किनारे के इलाके में ये तोनसा और टुब के दोनों मौजों के अंदर बेपनाह करप्शन की है, पटवारियों के साथ मिलके, महकमा लैंड के साथ मिलके, और वहाँ पे टीएमएस को इस्तेमाल किया है, सरकारी ज़मीनों में खुर्द-बुर्द की है और करोड़ों रुपया इन्होंने बनाया पिछले 2-2.5 माह में। अच्छा। ये 2 साल से काम कर रहे हैं लेकिन पिछले 2-2.5 माह में ये काम बहुत तेज इन्होंने कर दिया था। ठीक है। अभी इन पटवारियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लाहौर पहुंचाया जा रहा है ताकि इनसे रिकॉर्ड में रद्दोबदल करवा के मामला जो है रफा दफा किया जाए। इकबाल नाम का जो पटवारी है उससे मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले, मैंने उससे बात की जैसे कोई ऑफिसर बात करता है, क्योंकि हमारे साफियों के पास बड़े टैक्टिस होते हैं। मैंने कहा कितने तक पहुंचे हो? वो कहता सर बस आने पे है। मैं कहा वो इंतजार करते पे और मैंने नाम लिया उस आदमी का, बोलेगा जी बिल्कुल सर बस आ रहे हैं, एक क्रॉस कर लिया असी थोड़ी देर पहले। वो क्या नाम है इलाका, मैंने आपको बताया। अच्छा इमरान, छोटा सा आपकी बात में छोटी सी एक इंटरप्शन एडिशन। मामला ये है कि जिस तरह आपने कहा ना कि वो आ रहे हैं और सारा मामला वो तैयार कर रहे हैं, 2 बादाम गुआ तो पहले थे, 2 बादाम गुआ और आ गए, आगे चलें। अच्छा बादाम गुआ 4 हो गए, अब 4 बादाम गुआ तो बन गए ना। प्रोग्राम का क्लिप अगर नैब वाले निकाल लेना तो इसके ऊपर नोटिस लें और इन 2 पटवारियों को सिर्फ बुला लें, इकबाल को और असगर को। जी जी, आप बात जारी रखें। मेरा सोर्स ये बता रहा है कि इकबाल वहां से आने के लिए तैयार ही नहीं था, उसको जबरदस्ती लाया जा रहा है। वो बहुत डरा हुआ है, वो तकरीबन रो रहा था कि मुझे किस चक्कर में फंसा दिया है, ये बड़े लोग हैं, मैं किधर फंस गया हूँ, मैंने लिया भी कुछ नहीं और सब ये कमा रहे हैं और मैं पकड़ा बड़े लोगों से कुछ लिया तो नहीं था। अच्छा, अब आज जो 2 आप कह रहे हैं ना, मैं आपको उसमें कंफर्म कर देता हूँ कि जो पहला वादा माफ गवाह है ना अकरम अशरफ गोंदल, वो बाकायदा अंग्रेजी जुबान के अंदर एक बड़ा लंबा, उसकी बड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, वो मेरे से पढ़ी भी नहीं जा रही थी, वो बड़ा लंबा एक लिख के देकर गया है। उसका आखिरी पैराग्राफ जो है उसका मतलब ये था कि सीएम हाउस ने मेरे पे इतना ज्यादा दबाव डाला और स्पेसिफिकली जो सीएम हाउस के अंदर ये बंदा था जिसका नाम है डॉक्टर सदीकी, जो है ये राहिल सदीकी, इसने मेरे पे इतना दबाव डाला कि मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा, वरना मुझे लगता था कि ये मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर देंगे
और मैंने डर के ये गलत काम, एक तो उसने ये माना कि ये गलत काम है, दूसरा उसने कहा मैंने सीएम हाउस के ऑर्डर्स को फॉलो किया है, मेरे से ये जबरदस्ती करवाया गया है। अच्छा, छोटा सा एक और एडिशन इसके साथ, इसमें एडिशन डोगर साहब की इजाजत से, जब उसको बुलाया गया 3 दफा डीजी एक्साइज ने समरीज भेजी सीएम हाउस में, 3 दफा बार बार उनको प्रेशराइज किया कि जो आपने कहा ना उन्होंने स्टेटमेंट है, तो वहां बुला के उसको डराया धमकाया नहीं गया, बल्कि उसने कहा थ्रेट किया गया। साहब उसमें साइन नहीं किया सीएम दूसरा नाम जो सीगा राज में रखा गया है वो ऑफिस का है, सीएम का ऑफिस का नहीं, सीएम ऑफिस का नहीं है, उधर का ही है। अकरम अशरफ गोंदल जो है उसने तो साफ लिख कर दे दिया। इन्होंने उससे एक सवाल किया था, उसने उसका जवाब अपने जो उसने माफीनामा लिखा है या जिसमें उसने कहा कि मैं वादा माफ गवाह बनना चाहता हूँ, चेयरमैन नैब के नाम ये दरखास्त होती है, उनके नाम लिखी है। उसने उसमें ये भी लिखा है कि मैंने 3 मरतबा इंटीमेट किया वजीर आला सेक्रेटेरिएट को और रिटर्न में किया समरी भेज के, कानून के और रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के ऐन मुताबिक किया। अब देखें जो राहील सिद्दीकी है ना, उसके लिए बड़ा अजीब सूरत हाल है, वो भी रिटायर हो चुके हैं। राहील सिद्दीकी के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये फंदा वो अपने गले में डाल दें और वो ये कहें कि मेरे पास ये समरीज आई थी। वो ये कह ही नहीं सकते कि मेरे पास नहीं आई थी, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। वो ये कहें कि मेरे पास ये समरीज आई थी और मैं लालच में आ गया और मैंने रिश्वत ले ली और मैंने ये समरीज सीएम को नहीं दिखाई या उनसे राय नहीं मांगी और मैंने ये समरीज वापस इसको भेज दी। इमरान 3 मरतबा समरी। अच्छा आगे आ जाए सर, एक और कैरेक्टर भी है सब। एक मिनट मेरी बात अगर आप सुन लेंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। जी इमरान। दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि अगर ये बंदा अपने गले से ये फंदा उतारता है तो एक बहुत मोटी गर्दन में ये फंदा जाता है जिसका नाम है उस्मान बुज़दार, क्योंकि उस्मान बुज़दार डायरेक्टली फंस जाएगा उसके बाद अगर ये अपनी गर्दन से उतार देता है राहील जो है डॉक्टर राहील। तो अब पता है क्या, डॉक्टर राहील पहले तो आज मान नहीं रहे थे, फिर आज जब नैब की इन्वेस्टिगेशन लंबी होती चली गई, घंटे से ऊपर चली गई, तो फिर उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल याद है ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, फिर वो मानना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा जी आपके पास अभी 1 दिन का वक्त है, आप जाइए और जाके सारा कुछ याद करें और याद करके वापस आए। याद रखिएगा हम आपको बिठा लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजों का अभी तक खुरा आपके घर तक निकला है। ठीक है। अच्छा आप अगर खाते डाल लें। अच्छा इमरान, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि राहील सिद्दीकी को चारा डाला गया कि आपको एमडी जो है दानिश स्कूल वो लगा दिया जाएगा अगर आप इसमें सीएम को सपोर्ट करते हैं, फेवर देते हैं। एक चीज, और राहील सिद्दीकी कल अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। बाबर भाई वो गिरफ्तार हो जाएगा, कल अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने जा रहा है कल। अब इसमें शेर आलम महसूद भी हैं जो सेक्रेटरी एक्साइज थे, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में हैं। उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है और उनकी और गोंदल की स्टेटमेंट आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसी है कि हम दोनों पे प्रेशर डाला गया था और किस तरह से शेर आलम महसूद जो हैं वो भी जो सेक्रेटरी एक्साइज थे वो भी वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। इमरान साहब जो दूसरा बंदा है इसमें अगर ये सारे ब्यूरोक्रेट अपने आप को लटका लें तो उस्मान बुज़दार को बचा सकते हैं। उस्मान बुज़दार अच्छा उससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, अब इमरान खान एक और इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरी बात सुने, आज नैब ने लगभग 80 के करीब सवाल किए हैं और उसमें से 90% सवालों का जवाब ये था कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद। उस्मान बुज़दार की आज याददाश्त खो गई थी। जो सबूत उन्होंने देखे हैं, जो हालात उन्होंने देखे हैं, जो फैक्ट्स उनके सामने आए, उनकी याददाश्त खो गई थी। उस्मान बुज़दार साहब बार बार कह रहे थे मुझे ज़्यादा टाइम दें, मुझे ज़्यादा टाइम दें। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको 2 दिन दे देते हैं, 3 दिन दे देते हैं। आखिरकार उन्होंने 18 तारीख तक का टाइम दिया। उस्मान बुज़दार साहब फिर कह रहे थे मुझे और ज़्यादा टाइम होगा, 18 तारीख तक बहुत टाइम है आपके पास, आप जाके याद करें। उन्होंने ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार साहब आपने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नैब को हर बात का जवाब दूंगा, इधर आप बोल ही नहीं रहे, इधर आप जवाब ही नहीं दे रहे। तो उस्मान बुज़दार साहब जो है बिल्कुल खामोश थे, सुम्मुम मुकमुन, खामोश। ब्रेक के बाद और बहुत बड़ी खबर है इस हवाले से देंगे और भी। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सिंध हुकूमत किस तरह मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और सिविंग प्लस की भी बात होगी। इमरान खान भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। नहीं जी, इमरान खान भी हमारे साथ हैं और बात हो रही है उस्मान बुज़दार साहब की आज की पेशी की। लेकिन एक बात तो है बाबर साहब कि कोई पत्थर नहीं थे, कोई हंगामा नहीं था। अगरचे अलग बात है कि एक नौजवान मेरा कुलीग भी है
उसने मुझे बताया वो आ रहा था, उन्होंने बिल्कुल सील कर दी हुई थी रोड, कह रहे थे नहीं जाना क्योंकि ख़तरा है कि आज पथराव होना है उस्मान बुज़दार साहब पर, नून लीग वाले कर रहे हैं, ये पुलिस वाले उनको ये बता रहे थे। तो आज वैसे लेकिन ये है कि ये जो इमरान खान ने बात किया है कि उनकी कोई याददाश्त में मसला आ गया है, वो अभी भी ट्रेंड हो रहे हैं, क्या वजह? उनको याद नहीं है कि उनसे पूछा जा रहा है आमदन के ज़राए वो सीख रहे हैं। उनको जो नैब ने सवालात भेजे थे वो उन्हें तोते की तरह रटके गए थे, लेकिन जब वो तोता जब वो है उस नैब के सामने पेश हुआ तो नैब ने जब उससे आगे उनको एविडेंसेस दिखाए, ज़मीनों की सारी चीज़ें दिखाई और उनसे नए सवालात पूछे, तो उस पर उनका जो तोते थे वो ख़ता हो गए। उस पर यकीन जाने कि तमाम टाइम इमरान जो इस तरह कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने यही कहा कि मुझे टाइम दिया जाए, ये तो मुझे जो सवालात थे जो आपने दिए थे वो तो आप पूछ ही नहीं रहे, आप तो सवालात ही दूसरे पूछ रहे हैं। ये तो ज़्यादा। तो अब उसका फॉलोअप देख लें कि उन्होंने 2 डीजी खान से पटवारी आ रहे हैं, जैसे इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब तक सीएम हाउस पहुँच चुके होंगे और बाकी पटवारी जो हैं उनको भी शायद कल तक वो भी यहाँ पर पहुँच जाएँ और जो रद्दोबदल किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड में वो सारा अब इस तरह इन्होंने कोई ज़मीनें ली हुई हैं वो सारा दिखाना है कि किधर से कहाँ ज़मीन गई, क्या हुआ। सर नैब ने सबसे पहले तो ये सवाल किया कि जब आप सीएम बने थे उस वक्त आपके एसेट्स क्या थे और इस वक्त आपके पास एसेट कहाँ है, क्या है। तो सीएम को तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि जब मैं सीएम बना था उस वक्त मेरे पास क्या था और अब क्या है, वो उन्होंने कहा ये भी मुझे मैं समझ गया डीजी खान से याद दिलाने के लिए। मेरा ख्याल है सीएम की सीट में कुछ ऐसा है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी ये कुछ हिस्सा हो जाता है नैब के सामने। और मरियम साहबा का बयान भी आपको मशहूर ज़माने याद है कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं और जायदादों के हम बाहर निकल आए। उस्मान बुज़दार साहब जो है इन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म को पहला जो इंटरव्यू जो पढ़ा के इनको भेजा गया तोते की तरह, इन्होंने कहा जी मेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। जी ये इमरान खान साहब कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं। अच्छा इनके घर में बिजली नहीं है और उनका मेरे इलाके में अस्पताल भी नहीं है। तो अस्पताल वहाँ तौसा में तो उस तरह का नहीं बना के नाम पर बता रहे हैं। महरूमी दूर करते रहते ना, पूरा पंजाब ही महरूम हो गया। मैंने वैसे ये अच्छा अब मामला ये इमरान खान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने बताई। एक तो पटवारियों के वाले से मैं आपको डेट कर दूं कि वो सीएम हाउस की जगह पे या ऑफिस की जगह पे किसी और जगह पहुंच जाएंगे, चले बुलाए किसी और ने है पहुंच कहीं और जाएंगे। तो ये अब आपके ऊपर ना फटा पड़ जाए। मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो बाद में अगर गायब हो गए तो उसमें वो कहते हैं ना फिर ना कहें कि आप पता चला। सर मैंने तो कहा मेरा ड्राइंग रूम हाजिर है, मेरे पास आ जाएं। हाँ जी तो नहीं ड्राइंग रूम और बहुत सारे ड्राइंग रूम छोटा। एक नंबर 1 इकबाल और असगर जो है ना पटवारी वो जिन्होंने बुलाया है उनकी बजाय कहीं और पहुंच जाएंगे। पहली बात आपको मैं बता रहा हूँ नंबर 1। दूसरा इमरान इसमें जब ये मामला हो रहा था जो ये 5 स्टार होटल अभी बनना था जिसको स्टार लगने थे, जब बने नहीं तो पिंड बसे नहीं चक्के आ गए और 3 दफा समरी गई। जिस तरह आपने कहा डीजी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बयान में सब कुछ लिखा, लेकिन उनको बार बार फोन करके थ्रेट किया था। फिर बुलाया गया, जब बुलाया गया तो ये दूसरा एपिसोड है। जिस तरह वो हुआ पाकपतन वाला मामला कि सीएम साहब के साथ एक बंदा बैठा फिर फोन कॉलें हुई। यहाँ पे क्या हुआ, जो होटल वाला मालिक है जो अभी होटल 5 स्टार बनना था जो अभी भी नहीं बना, यानी उसका कोई लेआउट सर पाव ही नहीं था, वो गुगे शाह साहब मंडी बहादुर से जिनका तल्लुका है, गुगे शाह वो वहां पे बैठे हुए हैं। अमीर तैमूर बुज़दार साहब जो फुफा एक मिनट वो मंडी बहादुर में वो भी पोस्टिंग रही है। जी जी भाई 1 मिनट रुकें, ये देखें ये बल्कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी वजीर आला पंजाब से उन्होंने पूछा हाँ जी कि क्या आपने कभी ये होटल के मालिकान से मुलाकात की या कभी आप इनको मिले जिंदगी में, आपको कभी याद है? तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं जानता, मैं पहचानता भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। उन्होंने सर से ही उतार दी वो पता। उन्होंने कहा कि अगर कभी कहीं आए हो अचानक मिले हो तो हो सकता है शक्ल देख के पहचान जाऊं, मुझे नहीं पता क्योंकि वो कमले नहीं, उनको पता सीढ़ियां निकाल के नैब ने रखी हुई थी। नहीं नैब को पता है कि लोकेशन इस दिन वो गुगे शाह आए हैं यहाँ पे। बुज़दार साहब को भी पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जो लाने वाला था उसका नाम लाने वाला जो है वो भी वहां पे मौजूद था, जो मंडी बहादुर जिसकी पोस्टिंग रही है और जितने मिलियन जितने 100 मिलियन के अंदर डील हुई है वो सारी कहानियां भी मौजूद हैं। 500 मिलियन है और वो अमीर तैमूर बुज़दार साहब वहाँ लोकेशन आएगी जब सीढ़ियां निकल आएंगे तो आ जाएगी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आएंगी। अच्छा अगली बात सुनिए, अमीर तैमूर के अकाउंट में। अच्छा अगली एक और बात, उसामा साहब एक और बात, इमरान खान एक और बात आपको बताऊं, 12 सफात पर मुश्तमिल दिया गया एक परफार्मा फरला जो अभी सीख रहे हैं, सीखने वालों को जायदादों की तफसील भरने के लिए सवालों की जो मुश्तमिल था कि आपके बीवी बच्चे अहले खाना आगे पीछे, और उसमें जो तूर बुज़दार, उसमें जाफर, उसमें अयूब, उसमें उनके भाई जाजेब, अच्छा। कितनी फॉर्चूनर गाड़ियां, अच्छा। ये डिफेंस में कितने बंगले 2 जोड़ के जो फार्म हाउस बना,
फिर फॉर्च्यूनर किसको दी 1 करोड़, और फिर एक मिनिस्टर साउथ पंजाब के, उनकी एहलिया के अकाउंट से इनके एक ब्लू वाइट को ट्रांजैक्शन हुई और 100 एकड़ की रकबा हुआ। ये बहुत सारी ऐसी बेनामी ट्रांजैक्शन है। फिर इसके अलावा और जो 5 क्लब के अंदर दफ्तर होते थे वो जो, ये बहुत सारे सवाल आज नैब ने अभी नहीं पूछे। अच्छा, अभी नैब ने नहीं पूछे। अच्छा, ठीक है। नैब ने पोले पोले सवाल पूछे हैं जिसपे बोलती बंद होगी। ये पहली एपिसोड है, उन्होंने हिंट रख दी है। अब बुजदार। अच्छा इमरान, ये बताएं कि ये चीजें वज़ीर आज़म को क्यों नहीं नजर आती, क्या इसकी वजह है? और ये सीएम हाउस में कोई दूल्हा का क्या चक्कर है? दूल्हा साहब भी कोई है? और आपने तूर बुजदार के बारे से वीडियो भी बनाई थी, भी बड़ी लोगों ने पता क्या, हमें इसके बारे में ज्यादा सोच के ना अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए कि वज़ीर आज़म को नजर क्यों नहीं आती। वो उनका मसला है, उनको नजर नहीं आ रही तो उसका नुकसान उन्हें होगा। हमारी बला से हमारा काम है, जो हमें ठीक लगता है हम बता देते हैं, जो पता चलता है वो हम बता देते हैं। हमें पता चलता है करप्शन हुई है, 2 नंबरी हुई है, फ्रॉड हो रहा है, हम खोल के सामने रख देंगे। कल अगर इमरान खान भी करेगा तो हम खोल के सामने रख देंगे। तो मामला ये है कि इमरान खान को नजर आता है या नहीं आता, ये उनका मसला है। वो इसको रखते हैं या निकालते हैं, ये उनका मसला है। हमारा ये इमरान खान के रसालदार जो इनके भाई उस्मान बुजदार साहब को बनाया गया 20 साल बाद अचानक से, जहां स्मगलिंग होती है 3 सूबों के, वो संगम पे बैठते हैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के, जो डीएसपी यानी उनको बना दिया गया, तैमूर बुजदार को डीएसपी से एसपी और फिर डीपीओ तक बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी कहानियां पर, जो दुबई का टूर था, मस्कत का टूर था, एक वो शाह साथ था, इनकी फैमिली का जाना, वो कौन इनको शॉपिंग कराता रहा, वहाँ पे उस वक्त के चीफ जस्टिस और गवर्नर भी पहुँच गए, फैमिली किस तरह आई, कौन इनका वाई ब्लॉक में कौन है, किसने घर लेके दिए इनके अजीज़ों कारब को, गाड़ियाँ, पैसे। जी 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 देखें जी, अब तो सारी दुनिया को पता है, ये कहानियां अब छुपी हुई नहीं है। पिछले दिनों ना एक बिल आया सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर, और जो उनके फाइनेंस वाले लोग हैं वो मिन्नतें कर रहे थे, वो जो वेंडर है उसकी, कि यार ये कोई 11 लाख का बिल है, अपने खाते में डाल ले। उसने कहा जी मैं कैसे अपने खाते में डाल लूं, मैं नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा यार ये औरतों के कपड़े हैं और ये कोई मेकअप का बिल है, आलम रोड से उनके कपड़ों का बिल जो है वो कहता मैं कैसे अपने खाते में डाल लूं। उन्होंने कहा जी अभी हम परेशान इसलिए कि बाहर से कोई ऐसा डेलीगेशन भी नहीं आया जिसमें औरतें हों, हम ये पैसे कहाँ पे एडजस्ट करें। अब इनकी कोई लोग गए थे जाके वो पैसे, एक और बिल भी आया है इमरान खान, एक और बिल 8 करोड़ का बता दूं, वो भी एक जगह पे बिल कैश भी हो गया। पता है आपको, लाहौर के नवाब में एक जिला है, 8 करोड़ की 3 किलोमीटर की सड़क है। एक ही रात के अंदर कमिश्नर भी एज ए चेयरिंग जो कमेटी है डिविजनल डेवलपमेंट कमेटी, वो चेयर करता है, उसी दिन PNW वो अप्रूव करती है, उसी दिन ठेकेदार को पैसे मिल भी जाते हैं। 8 करोड़ की सड़क है, 3 किलोमीटर है। एक इस्लामाबाद की ऊंची जगह पे बैठने वाली एक शख्सियत है, उनके भाई का रकबा है, 3 किलोमीटर की सड़क 8 करोड़ में बनती है। अब वो भाई साहब कहते हैं कि वो हाउसिंग कॉलोनी वहां पे बनवानी है, और वो 8 करोड़ वो भी बिल निकल गया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस्मान बुज़दार साहब आज गए और तो पंजाब की सारी कैबिनेट नजर रख के बैठी हुई थी कि उस्मान बुज़दार साहब आज किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वापस आते हैं या नहीं आते, इस पे नजर रख के बैठे हुए थे। अब जब नैब ने उनको दोबारा बुलाया तो उसके बाद इमरान साहब बहुत सारे लोगों ने अपनी अचकनों के सीएम के लिए अपनी अचकनों के ऑर्डर दे, मैं आपको नाम बता देता हूं जो आना एक्सपेक्टेड सर, एक्सपेक्टेड अभी बड़ी लंबी लाइन है, बात पूरी कर। जी जरूर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स आज इस आस पे थे कि पता नहीं वापस आते हैं या नहीं, लेकिन आज तो उम्मीद थी कि वापस आ जाएंगे, आज सबको उम्मीद थी, लेकिन ये था कि आज परफॉर्म कैसा करके आते हैं। लेकिन अब वो सीधा जब खींचे तो नीचे तो वो सारे गुंजल ऊपर आ गए हैं बेतहाशा। तो अब लग रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब इतनी जल्दी बचने वाले 18 अगस्त से पहले दलदल में मजीद धुंध 18 अगस्त अब दौड़ लगनी शुरू हो गई है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब ने आज से 2 दिन पहले एक हुक्म जारी किया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था बाबर भाई कि हमें उस्मान बुज़दार को डिफेंड करना है, और अपनी पार्टी के सीनियर लोगों की मौजूदगी में असद उमर साहब भी थे और दीगर सीनियर लोग भी थे। उन्होंने उसमें कहा कि हमें उस्मान बुज़दार को हर हाल में डिफेंड करना है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंस्ट्रक्शन जारी की है। तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो वो उस्मान बुज़दार को रोकना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं हर हाल में, या वो उस्मान बुज़दार को हटाने का हतमी फैसला कर चुके हैं और किसी बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले कि शोर मच जाए। शोर से बचने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को कहा था इसको सपोर्ट करो, थोड़ा ये टाइम निकालो। मेरा ख्याल है ये वाली बात होगी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है,
बहुत इमरान खान आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की। चीफ जस्टिस ने तो जो बातें कह दी हैं ना, वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ तो हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का क्या बनेगा? ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। पाकिस्तान के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को खोल कर रख दिया है और उस कराची से हैं, एक एक चीज़ को वो जानते हैं और जिस तरह के रिमार्क सामने आए हैं उससे पता चलता है कि किस तरह उनको लोगों की परेशानी का कितना एहसास है। देखिए कि क्या बात हुई है। आप जब सुनेंगे रिमार्क्स तो आपको भी हैरानी होगी कि ये हो क्या रहा है, किस कदर चीफ जस्टिस भी इस बारे में बरहम है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जी, तो सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम, हुक्मरान सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है। शदीद बरहम है वो सिंध हुकूमत पर। सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, ये अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं। सिंध हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही और ना ही लोकल बॉडी, यानी दोनों तरह की हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी की हो MQM, दोनों ही कुछ नहीं कर रहे। कराची से किश्तमोर तक की सूरत हाल बदतर है। कराची में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं कुछ भी कराची में नहीं मिल रहा लोगों को। सखर, हैदराबाद, लाड़काना और दादू किसी ज़िले में कोई काम नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक एक शहर का नाम लेकर ये बात बता दी है। हर शहर के बारे में उनको पता है कि कुछ नहीं हुआ। पूरे कराची को गोठ बना दिया गया है। पूरा शहर गिलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है। कौन ठीक करेगा सूबे को? क्या विफाकी हुकूमत को कहें कि आकर ठीक करे? यहां माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, कोई कानून की अमलदारी नहीं। हुकूमती मशीनरी और अफसरशाही सब मुलव्वस हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। विफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन पर गौर कर रही है, सोच रही है। इस बारे में ये कहा है अटॉर्नी जनरल ने। बाबा डोगर साहब, इसके बाद तो खुद बात नहीं रह जाती कि अब NDMA को कहा जा रहा है कि जी वो ये नालों की सफाई करे। तो ये 12 साल फिर पीपल्स पार्टी जो कहती है, MQM जो कहती है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिनका ताल्लुक कराची से है, कोई चीज़ उनसे ढकी छुपी नहीं है। इन्होंने पहले भी बड़ा काम किया है कराची के लिए, कराची की बेहतरी के लिए, और अब वो कह रहे हैं कि तो मुकम्मल नाकामी है, सब पैसे बना रहे हैं। तो समा साहब, ये पहली मरतबा नहीं है। इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस साकिब निसार जो थे, उनके कमेंट्स मौजूद हैं। उनसे पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, उनके कमेंट्स मौजूद हैं कि कराची में जो डेवलपमेंट का पैसा गवर्नमेंट देती है वो जाता कहाँ पर है। इनके उन्होंने कहा कि अरबों रुपया जो था वो इंटीरियर सिंध की डेवलपमेंट के लिए रखा गया, लेकिन वो सारे पैसे लग रहे कि वो सारे खा गए। उन्होंने कहा था कि डाइन भी 8 घर छोड़ देती है। ये तो अब वो इलाके जहाँ से इनको वोट मिलता है, जहाँ से इनको सीटें मिलती हैं बे पार्टी को, उन इलाकों को इन्होंने नहीं बख्शा। आप कराची की इंटीरियर सिंध की हालत उससे भी बुरी है। साहब, मसला ये कि 12 साल बहुत ज़्यादा टेन्योर होता है किसी भी इलाके की, किसी भी सूबे की किस्मत को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा टेन्योर है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान कुड़ते रहे, उनकी ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं, उनके फैसले मौजूद हैं और चीज़ें पता चल रही कि किस तरह से ये जो सारा जो केस था, खैर साहब क्या नाम है, ओमनी ग्रुप किस तरह से ऑपरेट करता रहा और सारा डेवलपमेंट का पैसा कहाँ जाता रहा। वो पैसा जो कराची के लोगों पर लगना चाहिए था, वो पैसा जो सिंध के स्कूलों पर लगना चाहिए था, सिंध के हॉस्पिटल पर लगना चाहिए था, वो सारा पैसा किस तरह से ओमनी ग्रुप का जो पेड़ था उसके भरने में लगा रहा। अच्छा। और अल्टीमेटली यहाँ से वो सारी मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। खरल साहब, आप आइन और कानून के मामलात भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर सोच रही है, तो ये अगर दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है कराची से, तमाम रियासती इदारे मिलकर अगर वो काम कर सकते हैं, तो फिर लोगों की जिंदगियों में उसके बाद बेहतरी क्यों नहीं आ सकती? अगर सारे मिल बैठे तो दहशतगर्दी कितनी खतरनाक थी, एक दुश्मन के से मुकाबला था। ये तो कोई उस तरह नहीं है कि आपकी जानों पर कुछ बन जानी है। देखिए उसामा साहब, चैलेंज बहुत बड़ा है, उससे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के लिए आपका मुल्क दुश्मन ताकतें होती हैं, मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, लोकल एजेंट भी होते हैं। यहाँ पे मामला है मुआशी दहशतगर्दी का। ये मुआशी दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? वो वज़ीर आला की बगैर आशीर्वाद की हो सकती है, वो वुज़रा की आशीर्वाद के बाद हो सकती है, वो मेयर कराची के आशीर्वाद के बाद हो सकती है। यानी जो
अरबों रुपए का फंड जो है उसको डिकारते हैं और घोष स्कीमें बनाती हैं, घोष स्कूल बनाते हैं, घोष हॉस्पिटल बनाते हैं, सड़कें जो है वो जनाब नालों की जो सफाई के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का फंड एडअप करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो मुआशी दहशतगर्दी है, जिस तरह उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि ये सिंध हुकूमत नाकाम, लोकल जो बॉडी सिस्टम वो नाकाम, वफाकी हुकूमत को उन्होंने कहा कि उसको ना बुलाना पड़े, अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी उसका अंदिया दे चुके हैं। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने आज दिल की आवाज़, जो हर दिल की आवाज़ है, यानी वो अवामी नुमाइंदे जो अवाम का वोट लेके आते हैं, जो मैंडेट लेके आते हैं, वो तो उनके पैसे, उनके फंड, उनका टैक्स अपनी मिलों को सब्सिडी देने के लिए, अपने फ्रंटमैनों को, अपने जो पब्लिक एक्सचेकर के जो डिपॉजिटर का पैसा सिंध बैंक लूटते हैं, समिट बैंक के साथ जो अशर करते हैं, वो ओमनी ग्रुप के जो अपने ही जो मिलों के ऊपर कब्जे करते हैं, नेशनल बैंक से फोर्स डिपॉजिट कराते हैं, फिर आर्बिट्रेटर भी मजीद को बनाते हैं। मैं एक और बताऊं, मैं कहता हूं मिज़ारे कायद के अतराफ में जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने हमने प्रोग्राम किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब का हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने नोटिस लिया, हमने एक पॉइंट आउट किया, वहां पे चाइना कटिंग, मिज़ारे कायद को नहीं छोड़ा। 5000 अरब की सरकारी जमीन वहां पे डिकार गए, नैब के अंदर केस पड़े हैं, के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं बता चुका कि किस तरह अरबों रुपए लूटा गया, 124 अरब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, मैं समझता हूं बड़ी बात कि ये बड़ी बात है। कराची के अवाम को अब पूरा उम्मीद होना चाहिए, और अवामी नुमाइंदों के लिए शर्म का मकाम है, बहुत शर्म का मकाम है। शर्म होती तो ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। हाकिम साहब भी इस तरह रोते पीटते चले गए, चौधरी साहब भी रोते पीटते चले गए, और अगर इनको शर्म होती, लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार आप अंदाजा लगा लें, आप अंदाजा लगा लें कि ये उन लोगों से जिनसे वोट लेते हैं उन्हीं की जिंदगी को इन्होंने जीर्ण किया हुआ है सर। अब एक अपॉर्चुनिटी है समझता, अब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि ना NDMA जो है वो कराची के मामले को देखे, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि उसको फंड वगैरह दे, एम्पावर करे, अरेंज करके दे उसको। एम्पावर तो वो है, सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर कर दिया, किसी को जाके कहते हैं तुम जाके करो भाई, वो देखिए उसको इख्तियार दिया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे, मैन पावर चाहिए, अख्तियार सुप्रीम कोर्ट देगी। आप हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार उनको दें, उनको गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेट को उन्होंने कहा है ना बात की 18वीं तरमीम पर, बिल्कुल ये जमहूरियत पर बड़ा बात हो जाएगा अगर आपने कोई इस तरह की बात कर दी, कोई बल्दियाती हुकूमत। उसामा साहब 18वीं तरमीम के बाद अगर कराची का ये हालात होने हैं, 18वीं तरमीम के बाद इंटीरियर सिंध के ये हालात होने हैं, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि 18वीं तरमीम जो है उससे तो लोग जो है उससे दूर ही भले हैं। अगर 18वीं तरमीम के से भी लोगों की कोई वेलफेयर नहीं हो सकती, बेहतरी नहीं हो सकती, सारा मीडिया, सारी कौम के सामने कराची के हालात हैं। तमाम पॉलिटिशियन यहाँ पर आकर जो है स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं। PTI जो है PML पार्टी पर डाल देती है, फिर पार्टी MKM पर डाल देती है, MKM जो है वो दोनों पोलिटिकल पार्टी पर डाल देती है। काम करने को तो कोई तैयार ही नहीं। क्या आपका ख्याल है कि 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को ज्यादा इख्तियारात मिल गए, फंड्स भी पहले से ज्यादा मिल गए, आपको नहीं लगता कि कोई बेहतरी आई है? चले सिंध हुकूमती की बात कर लेते हैं, उससे जब पैसे ज्यादा मिलते हैं सेहत में बड़ा काम हो गया है, तो अगर आप अटॉर्नी जनरल ने कुछ भी कदम उठाया तो बड़ा वो कहते हैं विफाक को खतरा हो जाएगा, खुदा न खास्ता। ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि अगर कुछ अभी यानी नालों का पानी जो गटर, उसामा साहब 18वीं तरमीम जाए बाढ़ में भाई, अवाम को क्यों में 18वीं तरमीम को चाटना है किसी ने? 18वीं तरमीम सहीफा है, कोई मुकद्दस चीज है? 18वीं तरमीम अवाम की फैलफर की बात है ना। रियासत पाकिस्तान क्या कहती है? अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करनी है। 18वीं तरमीम का मतलब ये सलब कर ले, आप गटर उबलते हैं उसको आपने बंद नहीं करना, आपने नालों की सफाई नहीं करनी, आपने सड़कें नहीं बनानी, अवाम को सेहत की सहूलतें नहीं देनी, आपने एजुकेशन की सहूलतें नहीं देनी। ये 18वीं तरमीम से रोकती है आपको, अवाम की वेलफेयर से रोकती है। आपने एक ड्रामा बनाया हुआ है, करप्शन पे हाथ डाले, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जब अवाम की सहूलतों की बात हो 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाती है, खतरे में पड़ जाती है। बातें कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है तमाम हुकूमतों को मिलकर इस पर सोचना चाहिए और मिलकर तमाम रियासतदारों को इस पर भी काम करना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।